हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग जो है सीटेट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं कि कैसा है कि नहीं है ना। तो आज भी हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग फिर से आए हैं, है ना। और चलिए आज हम लोग देखते हैं और फिर से ट्राई करते हैं ताकि हमारा जो सीटेट आने वाला एग्ज़ाम है उसका बेहतर तैयारी हो सके, है ना। तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये सीडीपी का क्वेश्चन है 1 से कितना 30 तक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसका। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इनमें से जब एक समावेशी कक्षा होगा, इंक्लूसिव क्लास होगा, तो उसमें एक शिक्षिका की क्या भूमिका हो सकती है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका का कक्षा को मानक निर्देश दे रही है ना, मानक निर्देश दे रही है। या फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिल सके, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, है ना। तो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, है ना। ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, जो भी हैं डिसेबल्ड बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, उनको समान अवसर मिलना चाहिए, जो ये बोला जा रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग जो है उसको बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, या फिर यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, दंड तो देना ही नहीं है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी देकर, या फिर अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको बिल्कुल करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है और ये इनसे बेहतर है, मतलब कि पॉइंट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको हम लोग टिक करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है ना। या फिर पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, या फिर जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, या फिर पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। ये तो सारे नेगेटिव्स शो कर रहे हैं ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इसके लिए, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है ना। इसीलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका वो देखते हैं। तो क्या भूमिका है किसी शिक्षक की। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है समय सारणी का कठोरता से पालन करना, है ना, और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, या फिर सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, या फिर थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है सीधी तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। तो इसमें बोला जा रहा है सीखने के लिए की विश्वसनीयता स्थितियाँ जुटाना और
शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देने, है ना, क्योंकि इस बच्चों को जब तक स्वतंत्र चिंतन करने नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चे डरे हुए सहमे हुए रहेंगे और किसी भी जो है बेहतर विकल्प नहीं चुन पाएंगे। उनकी सोचने समझने की तार्किक क्षमता जो विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें उन्हें सोचने समझने के लिए हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो ये था ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा त्रुटि जो है बच्चों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, है ना। तो बच्चों को गलतियों से बचने के लिए शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, यह स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये भी सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चे जो है उनमें समझ नहीं होती है कि वे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर वे अपने समझ बूझ से और उन कार्यों को करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन, है ना। तो क्या है इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर शिक्षक आकलन करेगा, है ना, तो उसमें बच्चे की त्रुटियों का पता चलेगा और उसके स्वयं की परिपुष्टि करने की भी संतुष्टि उसमें आएगी, है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। नेक्स्ट है आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। हाँ, ऐसा तो है। उसके बाद देखते हैं बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं, है ना। तो ऐसा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि आकलन से अध्यापक बच्चे के अधिगम को समझता है ना। आकलन करने से बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो आकलन से ही पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए वो बोला जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, है ना। तो ये देना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक के अध्ययनों को क्रमवार पूरा करना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने की पर्याप्त अवसर देना चाहिए, है ना। तो ये है। नेक्स्ट है कि 8 नंबर में बोला जा रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो वो जो है
पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों को नियंत्रण में रखने में, या फिर अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, या फिर बच्चों को प्रेरित करने, या फिर बच्चों को डांटने में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को प्रेरित करने पर ही वे बेहतर चीज़ें सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि भावनाओं, इमोशन, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं, है ना। इन भावनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। सीखने के लिए जो है भावनाओं को वो अलग रखना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है प्रेरणा सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। या फिर नेक्स्ट है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। नेक्स्ट है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, है ना। कुछ नया सीखना जो है हम ये बताता है कि हम उस चीज़ पे कितने निपुण हैं, है ना। तो इसमें तीनों चीज़ों का तो जिक्र नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रेरणा का भी बात की गई, सीखने की बात की गई है और भावनाओं की भी बात की गई है। और जो है भावनाएं जो है प्रेरणा और सीखने से आपस में जुड़ी हुई है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला जा रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार से बच्चों को आकलन करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सही उत्तर का निर्माण करने, या फिर सही उत्तर की व्याख्या करने, या फिर सही उत्तर की पहचान करने की, या फिर सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर की पहचान करने की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करना, दूसरा है अनुवांशिक संचरण का, या फिर एक सांस्कृतिक रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये तो होगा ही, ये तो नहीं होगा। कौशलों का अर्जन, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुवांशिक संचरण का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि 12 नंबर में बोला जा रहा है कि मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। तो इसमें से पियाजे ने किसका प्रयोग किया है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्कीमा का जो है उसने जिक्र किया है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है इसमें कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, तो उनका क्या था स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो नहीं है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोला जा रहा है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या फिर बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। बच्चे जो है अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट था लेव वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगम आसक्तता वाले क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, उससे क्या कहते हैं, अधिगम आसक्तता कहते हैं। तो इसका बिल्कुल जो है डेफिनेशन जो है डिफाइन कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका पूर्ण रूप से डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि सृजनात्मकता क्या है ना। सृजनात्मकता क्या है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि
बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, है ना। या फिर सेकेंड नंबर है कि बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि समस्याओं को के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। या फिर सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से प्रभाषित होती है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समस्याओं को मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता को क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है कि भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो जो बच्चियां हैं, बोला जा रहा है कि जो बच्चियां हैं वो विद्यालय से जाने के बाद वो घर में भी कुछ काम करती हैं। तो ऐसे में अगर आप एक महिला शिक्षक हैं तो आप जो है इसके बारे में गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। बच्चों को माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है उसने उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। बोला जा रहा है कि एक प्रभावी कक्षा में, तो एक प्रभावी कक्षा में क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। हाँ, होता है, ऐसा तो बिल्कुल होता है ना, क्योंकि बच्चे जो है अपने शिक्षक से ही सहायता लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। या फिर बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना, कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। तो कौन सा प्रस्तुत करता है। पहला बोला जा रहा है कि अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। दूसरा है शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। या फिर शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। या फिर अभ्यर्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट डेफिनेशन है ना। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के को कठिन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर 19। उसमें बोला जा रहा है कि
क्या बच्चे इतिहास इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पुनरावृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक व्यवस्था अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, या यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है? तो यह प्रश्न जो है आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। उसके बाद है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है प्रकृति और पोषण पर बहस। उसके बाद दिया हुआ है कि बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक और पोषण पर बहस की जा रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला जा रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदिक गतिक अवस्था, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाता है ना। नेक्स्ट है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है ना। बच्चा जो है वो अपना तर्क प्रस्तुत करता है। आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तार्किक की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो यह जो है कोहलबर्ग का किस नैतिक तार्किकता के अंतर्गत आएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही है, ये स्टेटमेंट यही बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला जा रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा है। क्या है प्रगतिवादी शिक्षा? तो वो फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर अधिक आधारित है, या फिर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं, या फिर इस मत पर विश्वास कराती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, या फिर फोर्थ है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना। तो प्रगतिवाद शिक्षा जो है इसी पे बेस्ड है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो किसको बढ़ावा देते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का मानकीकृत आकलन, है ना, बच्चों का मानकीकृत आकलन, या फिर विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, या फिर अभिसारी चिंतन, या फिर जानकारी का पुनः स्मरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो विकास और अधिगम, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है तो इसको कौन डिफाइन करता है बेहतर? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है अधिगम विकास के पीछे रहता है, या फिर अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, या फिर अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है एक दूसरे से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि
25 नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास संशोधन योग्यता है। तो ये तो है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। और नेक्स्ट है विकास की जीवन पर्यंत होता है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं होगा। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। जी हाँ, तो ये भी सही है। तो इसमें से सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही नहीं है। यह विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद बोला जा रहा है 26 नंबर में है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख है कि उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है। या फिर नेक्स्ट है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। या फिर शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट डिफाइन करता है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर बोला जा रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। या फिर बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधित कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। या फिर चौथा है बुद्धि बहुत आयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि लिंग यानी जेंडर पक्षपात की और डैश संकेत करता है। तो किस प्रकार से, तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। या फिर स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध है। या फिर अपने शारीरिक विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति है। या फिर सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना है। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 29 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो क्या किए जाने की संभावना सर्वाधिक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। या फिर बच्चे से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए, है ना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ है माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता का उपलब्ध कराएंगे, है ना।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है ना। इसमें बोला जा रहा है समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, है ना, या फिर सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, या फिर सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, या फिर फोर्थ नंबर है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है ना। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 30 CDP के क्वेश्चंस, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर टोटली बेस्ड थे, है ना, जो आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में एक फॉर्मेट के रूप में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, है ना, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।